चलिए आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजने, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। इसका उत्तर है मेजने। काबूर का योगदान मेजने साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। कौन था? मेजनी योग्य सेनापति था। मेटरनी युग के पतन के बाद विभिन्न परिस्थितियों में इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ यानी उजागर हुआ। उसका योगदान निम्न है। उसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया और युवा शक्ति में विश्वास करता था तथा कहा करता था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो, यानी नया खून के हाथ में दे दो। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था, यानी एक में मिलाना था। उसने जनता का जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया, यानी मजबूत किया। इससे युवाओं में एकता का सूत्रपात हुआ और 2 वर्षों के भीतर यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से अपनी रचनाओं द्वारा इटली की स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। इटली के एकीकरण में उसे पैगंबर कहा गया, यानी मेजनी को भगवान गॉड अल्लाह कहा गया। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दीर्घ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसमें गैरिबाल्डी के योगदान को। काबूर का योगदान, गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा गया। देखिए ऑब्जेक्टिव पूछता है कि तलवार, इटली का तलवार किसे कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी को। उसने लाल कोर्ते नामक नवयुवक का एक संगठन कायम किया। इसकी सहायता से उसने 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया, यानी हरा दिया, और बाद में सिसिली और पोप को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद देखिए क्या हुआ। सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें से ऑब्जेक्टिव निकलता है। जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में बीच में से निकाल के ही पूछता है। चलिए इसके बाद गैरिबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया, यानी दान में दे दिया, और विक्टर इमैनुएल को इटली का राजा घोषित कर दिया। यानी गैरिबाल्डी कहा कि आप राजा बन जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और राजा घोषित कर दिया और पिडमाउंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज कर दिया। देखिए एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इटली का नाम सबसे पहले क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा पिडमाउंट सार्डिनिया, यानी इसी दोनों शहर के मिलाकर इटली बना था। चलिए यह क्वेश्चन खत्म हो गया और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सबसे पहले कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और भी वीडियो है मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। इसका उत्तर है 1848 ईस्वी को क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतियों के प्रयत्नों से नहीं होना था। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति का मतलब होता है सेना के द्वारा, साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था, और इस कार्य को पूरा किया बिस्मार्क ने। बिस्मार्क बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और क्या था, एक सैन्य शासक था। जनवरी 1830 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रथा का शासक बना और उसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया, यानी अपना काम काज
करने वाला। बिस्मार्क प्राथा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, पर ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर रहा था, यानी एंटी में खड़ा हो रहा था। अब देखिए, बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपने नीतियों से प्रासा का सुदृढ़ीकरण किया, यानी मजबूत किया, और इस कारण प्रासा ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रह गया, यानी उससे कम नहीं था। तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त किया। इस तरह क्या हुआ, सफलता प्राप्त हुआ। चलिए फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 3 नंबर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। इसका उत्तर है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनता है, यानी आधार बनता है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न है। चलिए 1 में है, यूरोप में पुनः जागरण के कारण कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए, जिसने राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। 2 में है, फ्रांस के राज्य क्रांति, इसने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया, यानी सिंपल बना दिया। 3 नंबर पॉइंट है, नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसको वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन के नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। नेपोलियन के पतन के बाद, यानी उसके मर जाने के बाद, यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी, तो वियना हो जाएगा। 1814 से 1815 ईस्वी में एकत्र हुए, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था, यानी पुरानी व्यवस्थाओं को स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया, यानी क्या हुआ, स्थिति को डावाडोल कर दिया, यानी हिला के रख दिया था। यह इतिहास का 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई था। आप इसको अच्छा से तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। यह तीनों क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है। इस साल भी क्या होगा, यह क्वेश्चन एकदम पूछेगा। चलिए इस वीडियो से आपको क्या ज्ञान मिला और क्या सीखने को मिला, इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर।